हेलो एवरीवन, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। हम लुसेंट्स बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हमने बहुत सारे वीडियो कवर किए हैं। आपको वह वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। हम लुसेंट्स बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का 1.8 चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है बुद्धि निर्माण तथा बहुआयामी बुद्धि। इसे हम विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो आइए आते हैं इस चैप्टर की ओर। यदि आपसे नम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आइए चलते हैं। बुद्धि यानी इसे कहते हैं इंटेलिजेंस। वेस्लर के अनुसार बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। हम जानेंगे कि बुद्धि क्या है। तो हम वेस्लर के अनुसार है सो बुद्धि क्या है, सार्वजनिक क्षमता है। इसके सहारे हम उद्देश्यपूर्ण क्रिया करते हैं। इससे हम विवेकपूर्ण चिंतन करते हैं, चिंता सोच सकते हैं, वातावरण के साथ समायोजन करते हैं। ठीक है। रॉबिन्सन तथा रॉबिन्सन के अनुसार बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों यानी कॉग्निटिव बिहेवियर्स के संपूर्ण वर्ग से होता है, जो व्यक्ति में सूझबूझ द्वारा समस्या समाधान करने की क्षमताएं, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमताएं, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता तथा अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता को सिखाता है। तो यहाँ पे रॉबिन्सन तथा रॉबिन्सन के अनुसार हमें विभिन्न क्षमताओं को दिखाने में अनुभव करता है, लाभ उठानेंगे। ठीक है। अब जानेंगे स्टोडार्ड के अनुसार। स्टोडार्ड के अनुसार बुद्धि उन क्रियाओं को समझने की क्षमता है जिनकी विशेषताएं कठिनता, जटिलता, अमूर्तता, मितव्ययिता, किसी लक्ष्य के प्रति अनुकूलनशीलता, सामाजिक मान यानी वैल्यू और मौलिकता की उत्पत्ति और कुछ परिस्थितियों में वैसी क्रियाओं को करना जो शक्ति की एकाग्रता तथा सांवेगिक कारकों का प्रतिरोध रेसिस्टेंस दिखाता है। ठीक है। हम यहाँ स्टोडार्ड के अनुसार बुद्धि का परिभाषा जाने हैं। एक और साइंटिस्ट हैं पी.ई. वर्नर। पी.ई. वर्नर के अनुसार बुद्धि संप्रयतः 3 अर्थ बतलाए हैं जो लोकप्रिय और आकर्षक दिखते हैं। ये अर्थ इस प्रकार है। पी.ई. वर्नर के अनुसार इसका 3 अर्थ है। पहला है जनिक क्षमता के रूप में बुद्धि, दूसरा है प्रेक्षित व्यवहार के रूप में बुद्धि और तीसरा है परीक्षण प्राप्तांक के रूप में बुद्धि। तो आइए चलते हैं पी.ई. वर्नर के अनुसार बुद्धि के 3 अर्थ। पहला है जननिक क्षमता के रूप में बुद्धि यानी इंटेलिजेंस एज जेनेटिक कैपेसिटी। इस अर्थ में बुद्धि पूर्णतः वंशागत यानी इनहेरिटेड होती है। इसे हेब ने बुद्धि ए, इंटेलिजेंस ए कहा है, जो स्पष्टतः बुद्धि का एक जीनोटाइपिक प्रकार है तथा इसमें बुद्धि को व्यक्ति का एक आनुवंशिक गुण माना जाता है। ठीक है। ये पहला है जनिक क्षमता के रूप में बुद्धि। अब आते हैं बी, प्रेक्षित व्यवहार के रूप में बुद्धि यानी इंटेलिजेंस एज ऑब्जर्व्ड बिहेवियर। इस अर्थ में बुद्धि व्यक्ति के जीन एवं वातावरण की अंतःक्रिया यानी इंटरैक्शन का परिणाम होता है तथा जिस सीमा तक व्यक्ति बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से व्यवहार करता है उस सीमा तक उसे बुद्धिमान समझा जाता है। बुद्धि का यह अर्थ फिनोटाइपिक यानी फिनोटाइपिक प्रारूप का है। उसे हेब ने बुद्धि बी इंटेलिजेंस कहा है। ठीक है। बुद्धि बी के बारे में बताया है कि प्रेक्षित व्यवहार के रूप में बुद्धि प्रेक्षण करता है। फिनोटाइपिक बुद्धि का फिनोटाइपिक यहाँ बताया है। पहला में फिनोटाइपिक का मतलब जीनोटाइपिक, दूसरा में फिनोटाइपिक का मतलब जीनोटाइपिक
फेनोटाइपिक, ठीक है। अब सी, परीक्षण प्राप्तांक के रूप में बुद्धि, इंटेलिजेंस एज अ टेस्ट स्कोर। इस अर्थ में बुद्धि की एक क्रियात्मक परिभाषा दी गई। इस अर्थ में बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। इसे हेब ने बुद्धि सी की संज्ञा दी है। तो अब पी वर्णन के अनुसार बुद्धि को 3 अर्थ बतलाया है। पहला है फेनोटाइपिक के रूप में, जननी क्षमता के रूप में यानी जीनोटाइपिक। दूसरा है प्रेक्षित व्यवहार यानी फेनोटाइपिक। और तीसरा है परीक्षण प्राप्तांक यानी परीक्षण करने के बाद। तो ये 3 प्रकार के बताया है पी वर्णन। अब आते हैं बुद्धि के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो E.L. थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, ठीक है। पहला है सामाजिक बुद्धि, ठीक है। दूसरा अमूर्त बुद्धि और तीसरा है मूर्त बुद्धि। तो आइए चलते हैं बुद्धि के प्रकार यानी इन टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस किसके अनुसार। तो E.L. थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, ठीक है। E.L. थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार। पहला है सामाजिक बुद्धि, इंग्लिश में कहेंगे सोशल इंटेलिजेंस। सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य वैसी सामान्य मानसिक क्षमता से होता है जिसके सहारे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ठीक ढंग से समझता है तथा व्यवहार कुशलता भी दिखाता है। ऐसे लोगों का सामाजिक संबंध यानी सोशल रिलेशनशिप अच्छा होता है, ठीक है। तो बुद्धि के पहला प्रकार में सामाजिक बुद्धि है, दूसरा है अमूर्त बुद्धि और तीसरा है मूर्त बुद्धि, ठीक है। तो बुद्धि के पहला प्रकार में सामाजिक बुद्धि आया। ड्रेवर एवं वालस्टीन के अनुसार सामाजिक बुद्धि का एक प्रकार है जो किसी व्यक्ति में अन्य व्यक्तियों तथा सामाजिक संबंधों के प्रति व्यवहार में निहित होता है। ये हम जाने ड्रेवर एवं वालस्टीन के अनुसार, ठीक है। जिन व्यक्तियों में सामाजिक बुद्धि होती है उनमें अन्य व्यक्तियों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से व्यवहार करने की क्षमता, अच्छा आचरण करने की क्षमता एवं समाज के अन्य लोगों से मिलजुल कर सामाजिक कार्यों में हाथ बटाने की क्षमता अधिक होती है। सामाजिक बुद्धि एक ऐसी बुद्धि है जो व्यक्ति को सामाजिक परिस्थितियों में समायोजित होने में मदद करती है। तो ड्रेवर एवं वालस्टीन ने बुद्धि को सामाजिक के रूप में इस प्रकार से वर्णन दिया है। अब आते हैं बुद्धि का दूसरा प्रकार अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि यानी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अमूर्त विषयों के बारे में चिंतन करने की क्षमता को ही अमूर्त बुद्धि यानी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कहा जाता है। ऐसी बुद्धि में व्यक्ति शब्द, प्रतीक तथा अन्य अमूर्त चीज़ों के सहारे अच्छे से चिंतन कर लेता है। इस प्रकार की क्षमता दार्शनिकों, कलाकारों, कहानीकारों आदि में अधिक होती है। तो अमूर्त बुद्धि में ऐसी बुद्धि है जो शब्द, प्रतीक तथा अन्य चीज़ों के सहारे अपना चिंतन कर लेता है, अमूर्त बुद्धि हो गया। अब आते हैं टर्मैन के अनुसार। ये टर्मैन ने अमूर्त बुद्धि के बारे में क्या बोला। तो टर्मैन के अनुसार अमूर्त बुद्धि का महत्व छात्रों में विद्यमान अन्य दूसरे तरह की बुद्धि से अधिक होती है। अमूर्त बुद्धि को कुछ लोगों ने सैद्धांतिक बुद्धि यानी थियोरेटिकल इंटेलिजेंस भी कहा है। कुछ लोगों ने अमूर्त बुद्धि को सैद्धांतिक बुद्धि भी कह दिया है। जिन व्यक्तियों में अमूर्त बुद्धि अधिक होती है वे सफल कलाकार, पेंटर, गणितज्ञ एवं कहानीकार आदि बनते हैं, ठीक है। अमूर्त बुद्धि वाले क्या बनते हैं? कलाकार बनते हैं, पेंटर बन जाते हैं, गणितज्ञ एवं कहानीकार भी बनते हैं। अब आते हैं बुद्धि के तीसरा प्रकार मूर्त बुद्धि यानी कंक्रीट इंटेलिजेंस। मूर्त बुद्धि से तात्पर्य वैसी मानसिक क्षमता से होता है जिसके सहारे व्यक्ति मूर्त या ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है
उनके बारे में सोचता है तथा अपनी इच्छा एवं आवश्यकता अनुसार उनमें परिवर्तन लाकर उन्हें उपयोगी बनाता है। इसे व्यवहारिक बुद्धि यानी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। ठीक है, मूर्त बुद्धि यानी कंक्रीट बुद्धि को प्रैक्टिकल बुद्धि यानी व्यवहारिक बुद्धि भी कहा है, क्योंकि ये मूर्त या ठोस वस्तु के महत्व को समझता है। ठीक है, इस प्रकार बुद्धि के 3 प्रकार हो गए। सामाजिक बुद्धि, समाज के अनुसार ये ढल जाएगा। अमूर्त बुद्धि, जिसके देखेगा नहीं लेकिन शब्द और प्रतीक के अनुसार वह समझ जाएगा। फिर है मूर्त बुद्धि, जो देखेगा, ठोस वस्तु है उसे शरीर से महसूस करेगा, टच छुएगा। ठीक है, मूर्त बुद्धि हुआ। मूर्त बुद्धि को व्यवहारिक बुद्धि भी यानी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंस क्वोशंट। इसे IQ भी कहते हैं। IQ यानी इंटेलिजेंस क्वोशंट। इंटेलिजेंस क्वोशंट बुद्धि लब्धि। बुद्धि मापने के लिए सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बिने तथा साइमन ने 1905 में विकसित किया। इस परीक्षण में बुद्धि को मानसिक आयु के रूप में मापकर अभिव्यक्त किया गया। ठीक है, IQ यानी इंटेलिजेंस क्वोशंट को सबसे पहले बिने तथा साइमन ने विकसित किया। ठीक है, यह मानसिक आयु के रूप में मापते हैं। 1916 ईस्वी में बिने साइमन परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन टरमैन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया। इसी संशोधन में बुद्धि लब्धि यानी IQ के संप्रत्यय यानी कंसेप्ट का जन्म हुआ और बुद्धि को मापने में मानसिक आयु की जगह बुद्धि लब्धि यानी IQ का प्रयोग होने लगा। ठीक है, आगे जानेंगे बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंस IQ इंटेलिजेंस क्वोशंट मानसिक आयु यानी मेंटल एज तथा तैथिक आयु यानी क्रोनोलॉजिकल एज का एक ऐसा अनुपात है जिसमें 100 से गुना कर प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे अनुपात बुद्धि लब्धि यानी रेशियो IQ भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें मानसिक आयु को 100 से गुना करके तैथिक आयु से भाग दे दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे बुद्धि लब्धि निकालने का गणितीय फॉर्मूला है। बुद्धि लब्धि इज इक्वल टू मानसिक आयु बटा तैथिक आयु गुना है 100। ठीक है, यानी बुद्धि लब्धि को IQ बोल दिया है, मानसिक आयु के MA गुने 100 बटा CA तैथिक आयु। ठीक है, MA मानसिक आयु, CA तैथिक आयु। ठीक है, बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आयु बटा तैथिक आयु और गुना में आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये है बुद्धि लब्धि निकालने का गणितीय फार्मूला। मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि लब्धि के भिन्न भिन्न मानो वैल्यूज के अर्थ को स्पष्ट एवं वस्तुनिष्ठ करने लिए निम्नलिखित मान तथा उनके अर्थ दिए हैं। तो वैज्ञानिक है कुछ न कुछ बताएंगे ही। मनोवैज्ञानिक ने 25 से 30 वर्ष या इससे ऊपर की आयु के व्यक्ति के बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि की जगह एक नई धारणा कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया, जिसे विचलन बुद्धि लब्धि यानी डेविएशन IQ की संज्ञा दी गई है। विचलन बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए पहले मानक प्राप्तांक ज्ञात किया जाता है और फिर इस प्राप्तांक को एक मापनी यानी स्केल जिसका माध्यमीन 100 तथा मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन 15 होता है में बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार से IQ बुद्धि लब्धि को निकालने का एक फॉर्मूला दे रहा है। तो बुद्धि लब्धि के मान तथा उनके अर्थ। बुद्धि लब्धि में कुछ मान है, उसका अर्थ क्या है। बुद्धि लब्धि के मान यानी वैल्यू ऑफ IQ, उसका मीनिंग 140 या इससे अधिक, इसका मतलब है प्रतिभाशाली जीनियस। 120 से 139 है, इसका मतलब अतिश्रेष्ठ यानी वेरी सुपेरियर। 110 से 119 है तो श्रेष्ठ यानी सुपेरियर। 90 से 109 तक सामान्य यानी नॉर्मल होगा। 88 से 89 मंद यानी डल रहेगा। 70 से 79 सीमांत मंदबुद्धि यानी बोर्डरलाइन फीबल माइंडेड है।
ठीक है। ऐसा सीमांत बुद्धि जो सीमा में रहेगा। 60 से 69 तक मूढ़ बुद्धि यानी मोरोन। 20 से 59 रहेगा। 20 से 59 हीन बुद्धि यानी इम्बेसियल। 20 या इससे कम बुद्धि यानी जड़ बुद्धि, इडियट। ठीक है, इडियट ऐसे लोगों को बोलेंगे जिसे जितना भी समझा दिया जाए उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, वही इडियट, जड़ बुद्धि। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को एक बुद्धि परीक्षण पर 60 अंक प्राप्त हुए। उसी परीक्षण में उस व्यक्ति के समान उम्र के व्यक्तियों पर यानी नॉर्मल में 100 होता है, क्रियान्वयन करने पर माध्य 30 तथा मानक विचलन 10 प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से मानक प्राप्त आएंगे ना। स्टैंडर्ड स्कोर क्या होगा, तो 60 - 3/15 यानी 30/15 यानी 2 आया। ठीक है, तो मानक प्राप्तांक 2 सिग्मा आया। इस प्रकार से ये बन जाएगा बुद्धि की माप यानी मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। हम किस प्रकार बुद्धि को माप सकते हैं। बुद्धि की माप बुद्धि परीक्षण यानी इंटेलिजेंस टेस्ट द्वारा की जाती है। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बीने तथा साइमन ने मिलकर 1905 में बनाया था। ये बुद्धि परीक्षण आने वाले वर्षों में मनोवैज्ञानिकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुआ। इसमें भी कई मनोवैज्ञानिक द्वारा संशोधन किया गया। ठीक है, तो बीने तथा साइमन ने बहुत प्रयास किया था IQ के लिए। इस परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन टरमैन द्वारा 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया गया। इस संशोधन में सबसे पहली बार बुद्धिलब्धि की धारणा का बुद्धि मापने के सूचक यानी इंडेक्स के रूप में प्रयोग किया। ठीक है, इसके बाद अनेक मनोवैज्ञानिकों जैसे वेसलर, अर्थर, कैटेल, रेवेन, गुडएनफ आदि मनोवैज्ञानिकों ने भी बुद्धि परीक्षण बनाकर बुद्धि मानक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में भी कई मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है। इसमें डॉक्टर एस जलोटा, डॉक्टर मोहन चंद्र जोशी, डॉक्टर SS मोहसिन आदि प्रमुख हैं। इनमें महत्वपूर्ण बुद्धि परीक्षण निम्नलिखित हैं। ठीक है, बहुत सारे बुद्धि परीक्षण हुआ। इसमें से बहुत सारे परीक्षण यहाँ पर पढ़ना है, जैसे है बीने साइमन परीक्षण, वेसलर बुद्धि परीक्षण, फिर है तीसरा कैटेल संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण, चौथा है रैवेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज। ठीक है, और पांचवा है भी अलग अलग बुद्धि परीक्षण दिया है। तो आइए चलते हैं पहला परीक्षण बीने साइमन के द्वारा। ठीक है, बीने साइमन परीक्षण यानी बीने साइमन टेस्ट। इस परीक्षण का निर्माण बीने तथा साइमन ने फ्रेंच भाषा में 1905 में किया। यह एक प्रकार का व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण यानी इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट है। वेसलर बुद्धि परीक्षण यानी वेसलर इंटेलिजेंस टेस्ट। वेसलर ने बुद्धि मापने के 2 नियम दिए। वयस्कों की बुद्धि मापने के लिए 1939 में एक मापक तैयार किया जिसका नाम वेसलर वैल्यू मापनी रखा गया। इस परीक्षण में 2 फॉर्म थे, दोनों में 10-10 उप परीक्षण यानी सब टेस्ट थे। 10 में 5 शाब्दिक मापनी यानी वर्बल स्केल थे और 5 क्रियात्मक मापनी यानी परफॉर्मेंस स्केल थे। इस परीक्षण का 1955 में संशोधन किया गया और इसका नाम वेसलर वयस्क बुद्धि मापनी रखा गया। 1981 में इसमें फिर संशोधन कर इसका नाम WISR रखा गया। इस परीक्षण में बुद्धि की माप 3 तरह की बुद्धिलब्धि IQ द्वारा होती है। ठीक है, तो वेसलर के अनुसार है तो 3 तरह का कौन कौन है, वे हैं शाब्दिक मापनी का बुद्धिलब्धि IQ, क्रियात्मक मापनी का बुद्धिलब्धि, संपूर्ण मापनी का बुद्धिलब्धि। इस प्रकार से वेसलर बुद्धि परीक्षण का इस प्रकार से 3 माप है। इसके अंतर्गत 16 से 64 वर्ष के व्यक्तियों
की बुद्धि का मापन किया जाता है। ठीक है, वेसलर के ने 2 तरह के बुद्धि लब्धि का परीक्षण दिया। पहला है जिसमें 16 से 64 वर्ष, ठीक है, और दूसरा है वेसलर ने बच्चों की बुद्धि मापने के लिए दूसरा परीक्षण 1949 में किया, जिसे वेसलर बुद्धि मापनी बच्चों के लिए WISC कहा गया। इस मापनी द्वारा 6 से 16 वर्ष तक के बच्चों की बुद्धि की माप की जाती है। इस परीक्षण का संशोधन 1974 में किया गया, इसे WISC-R कहा गया। ठीक है, तो वेसलर ने 2 तरह का बुद्धि परीक्षण किया। पहला है 16 से 64 वर्ष के बीच में और दूसरा है 6 से 16 वर्ष के बीच में। ठीक है, यह है वेसलर के अनुसार। अब तीसरा पढ़ेंगे कैटल के अनुसार। कैटल संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण यानी कैटल कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट। इस परीक्षण का निर्माण कैटल ने किया है, जिसमें 3 मापक हैं। कैटल ने ऐसा जो परीक्षण किया इसमें कितने मापक हैं? 3 मापक हैं। मापक 1 4 से 8 वर्ष के बच्चों तथा मानसिक दोष वाले वयस्क। मापक 2 8 से 13 वर्ष की आयु वाले बच्चे और औसत वयस्क के लिए। मापक 3 हाई स्कूल के छात्रों, कॉलेज के छात्रों तथा 14 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों पर। तो कैटल ने 3 मापक तैयार किया, तो जिसे मापक 1, मापक 2, मापक 3 हैं। ये सभी बुद्धि परीक्षण के लिए हैं और अलग अलग उम्र के लिए हैं। अब आते हैं चौथा बुद्धि की माप। ये है रैवेंस के अनुसार, रैवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज। ठीक है, रैवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज। इस परीक्षण का निर्माण रैवेंस ने 1938 में किया था। इस परीक्षण के 2 फॉर्म हैं, एक बच्चों के लिए तथा दूसरा वयस्कों के लिए। बच्चों के लिए प्रयोग होने वाले फॉर्म को रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज यानी कलर प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज कहा जाता है तथा वयस्कों के लिए प्रयोग होने वाले मैट्रिसेज को स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज यानी स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज कहा जाता है। तो रैवेंस ने 2 तरह का, पहला बच्चों के लिए और दूसरा वयस्कों के लिए बुद्धि की माप तैयार किया। अब आगे है 5वां पॉइंट है कुछ प्रमुख भारतीय बुद्धि परीक्षण यानी सम इम्पोर्टेंट इंडियन इंटेलिजेंस टेस्ट। बुद्धि मापने का प्रयास भारतीय मनोवैज्ञानिकों द्वारा भी काफ़ी अधिक किया गया है। इनमें प्रमुख हैं डॉक्टर MC जोशी द्वारा मानसिक योग्यता परीक्षण 1960, डॉक्टर प्रयाग मेहता द्वारा सामूहिक बुद्धि परीक्षण 1962, डॉक्टर R.K. टंडन द्वारा सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण 1971, प्रोफेसर R.K. ओझा तथा प्रोफेसर राय चौधरी द्वारा वाचिक बुद्धि परीक्षण 1971, डॉक्टर S.S. जलोटा द्वारा मानसिक योग्यता की संशोधित सामूहिक परीक्षण 1972 तथा डॉक्टर S.S. मोहसिन द्वारा सामान्य बुद्धि परीक्षण। ठीक है, तो इसमें बुद्धि की माप के लिए भारतीय साइंटिस्ट भी बढ़ चढ़ कर योगदान दिए हैं। अब चलते हैं बुद्धि परीक्षण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। तो किस प्रकार से टेस्ट लिया जाता है, तो मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की माप के परीक्षण को 2 कसौटी के आधार पर वर्गीकृत किया है। ठीक है, पहला है क्रियान्वयन, ठीक है, और दूसरा है एकांशों के आधार पर। ठीक है, पहला क्रियान्वयन के तरीके के आधार पर और दूसरा है एकांशों के स्वरूप के आधार पर। तो आइए पहला पॉइंट है क्रियान्वयन एडमिनिस्ट्रेशन के तरीकों मोड के आधार पर। क्रियान्वयन के तरीकों के आधार पर बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार का होता है। एक तो वे परीक्षण हैं जिनका क्रियान्वयन एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जा सकता है। इस प्रकार के बुद्धि परीक्षण को मनोवैज्ञानिकों ने वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण की संज्ञा दी है।
सबसे पहला व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण बिने तथा सैमन द्वारा 1905 में विकसित किया गया है। इसे बिने सैमन परीक्षण कहा जाता है। तो पहला है क्रियान्वयन के आधार पर। इसमें बुद्धि दो प्रकार का होता है। एक तो परीक्षण जिनका क्रियान्वयन एक समय में एक ही व्यक्ति, ठीक है, और अब आगे है आगे कोल ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। कोल ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, कोल ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, पास अ लॉन्ग परीक्षण यानी पास ए लॉन्ग टेस्ट तथा घन रचना परीक्षण, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट भी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के उदाहरण हैं। देखिए, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के उदाहरण है कौन सा? तो कोल ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, पास ए लॉन्ग टेस्ट, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट। क्रियान्वयन के आधार पर दूसरे प्रकार के बुद्धि परीक्षण वे हैं जिनको एक समय में एक से अधिक व्यक्ति अर्थात जिनको व्यक्तियों के समूह में किया जा सकता है। इस प्रकार के परीक्षण को सामूहिक बुद्धि परीक्षण यानी ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट की संज्ञा दी गई है। आर्मी अल्फा परीक्षण यानी आर्मी अल्फा टेस्ट तथा आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी बीटा टेस्ट इत्यादि सामूहिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो कोलबर्ग ने दो प्रकार से क्रियान्वयन के तरीकों को बताया, ठीक है। पहला है वैयक्तिक और दूसरा है जिसमें एक से अधिक व्यक्ति शामिल हों। अब बुद्धि परीक्षण के दूसरा प्रकार है सो एकांशों यानी आइटम्स के स्वरूप के आधार पर है। बुद्धि परीक्षणों को एकांश के स्वरूप के आधार पर निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, दूसरा है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, तीसरा है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण और चौथा है आभासीय बुद्धि परीक्षण यानी नॉन लैंग्वेज इंटेलिजेंस टेस्ट। चलिए एक एक करके समझते हैं। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण यानी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, ऐसी बुद्धि परीक्षण जिनमें लिखित शब्दों यानी वर्ड्स अर्थात लिखित भाषा का प्रयोग निर्देश देने तथा परीक्षण के एकांशों का प्रयोग करने में किया जाता है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। पहला है शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण यानी वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरा है शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण यानी वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। अब पढ़ेंगे दूसरा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण यानी नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसके बारे में समझेंगे। ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा यानी लैंग्वेज अर्थात शब्दों, वाक्यों तथा संख्या का प्रयोग निर्देश इंस्ट्रक्शन में निश्चित रूप से होता है, परंतु उनके एकांशों आइटम्स में प्रयोग नहीं होता है। इसलिए इसका प्रयोग छोटे बच्चों, कम पढ़े लिखे व्यक्तियों तथा मानसिक रूप से मंदित बच्चों के लिए आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं तीसरा बुद्धि परीक्षण जिसका नाम है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण यानी परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट। फ्रीमैन के अनुसार क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण वैसे बुद्धि परीक्षण को कहा जाता है जिनमें भाषा का प्रयोग निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन में भी हो सकता है या चित्राभिनय यानी पैंटोमाइम तथा हाव भाव गेस्टर द्वारा निर्देश देने पर भाषा का प्रयोग नहीं भी हो सकता है। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण की निम्नलिखित 3 विशेषताएं हैं, ठीक है। पहला विशेषता है इस परीक्षण के निर्देश में भाषा या संख्या का प्रयोग कभी होता है और कभी नहीं होता है, ठीक है। तो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में कभी भाषा का या संख्या का प्रयोग होगा और कभी नहीं होगा। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में इस परीक्षण के एकांश यानी आइटम्स में भाषा का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं होता। इसमें ऐसा एकांश में भाषा का प्रयोग नहीं होता है। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में
इस परीक्षण में व्यक्ति के सामने वस्तुओं को वास्तविक रूप में उपस्थित किया जाता है और उसमें जोड़ तोड़ करना पड़ता है। इस प्रकार से क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण हमने समझ लिया। अब आते हैं आभासीय बुद्धि परीक्षण। आभासीय बुद्धि परीक्षण यानी नॉन लैंग्वेज इंटेलिजेंस टेस्ट। आभासीय बुद्धि परीक्षण वैसे परीक्षण को कहा जाता है जिसमें भाषा का प्रयोग एकांश आइटम्स और निर्देश में नहीं होता है। प्राय इस तरह के परीक्षण में निर्देश हाव भाव यानी गेस्टर, निर्देशन डेमोन्स्ट्रेशन तथा चित्राभिनय यानी पैंटोमाइम द्वारा दिया जाता है। आभासीय बुद्धि परीक्षण के निम्नलिखित गुण हैं। ठीक है, आभासीय बुद्धि परीक्षण में भाषा का प्रयोग आइटम्स तथा निर्देश में नहीं होता है। ठीक है, इसके गुण क्या क्या हैं समझेंगे। ऐसे परीक्षणों में निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन, हाव भाव, गेस्टर, चित्राभिनय यानी पैंटोमाइम तथा निर्देशन डेमोन्स्ट्रेशन द्वारा दिया जाता है, न कि किसी प्रकार की भाषा द्वारा। इन परीक्षणों के एकांश में भाषा का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं होता है। ठीक है, इसमें भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है। इन परीक्षणों के एकांश में भाषा का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं होता। इन परीक्षणों के परीक्षार्थियों यानी टेस्टीज को कुछ वस्तुएं यानी ऑब्जेक्ट्स जैसा कि क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में दिया जाता है नहीं दिया जाता। ठीक है, इस प्रकार से हमने इस चीज़ को अच्छे से कवर कर लिया है। तो बुद्धि परीक्षण के कितने प्रकार हुए? तो 4 प्रकार हुए। पहला है क्रियान्वयन के तरीकों के आधार पर और दूसरा है एकांशों के आधार पर। तो क्रियान्वयन के आधार पर बुद्धि के प्रकार ठीक है विकसित किए हैं अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा, विलियम साइमन के द्वारा, कोल ब्लॉक डिजाइन के द्वारा। ठीक है, अब एकांशों के स्वरूप के आधार पर बुद्धि परीक्षण को 4 भागों में बांटा। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण और चौथा है आभासीय बुद्धि परीक्षण। हम आगे आते हैं बुद्धि के सिद्धांत यानी थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें हम अच्छे से समझेंगे बुद्धि के सिद्धांत यानी थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें हमें पढ़ना है एक कारक सिद्धांत यानी यूनिफैक्टर थ्योरी, दूसरा द्विकारक सिद्धांत यानी 2 फैक्टर थ्योरी, तीसरा प्रतिदर्श नमूना सिद्धांत यानी सैम्पलिंग थ्योरी, चौथा है समूह कारक सिद्धांत यानी ग्रुप फैक्टर थ्योरी और पांचवा है गिलफोर्ड का सिद्धांत, छठा है पदानुक्रमिक सिद्धांत, सातवां है कैरोल का त्रिस्तरीय मॉडल, आठवां है गार्डनर का बहुमुखी परीक्षण। ठीक है, इस प्रकार से हमें बुद्धि के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। बुद्धि के सिद्धांत थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। पहला है एक कारक सिद्धांत यानी यूनिफैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बीने ने किया और इस सिद्धांत का समर्थन तथा इसको आगे बढ़ाने का श्रेय टरमैन और स्टर्न जैसे वैज्ञानिकों को है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को एक शक्ति या कारक के रूप में माना जाता है। इस मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त मानसिक कार्यों का संचालन करती है और व्यक्ति के समस्त व्यवहारों को प्रभावित करती है। वर्तमान में इस सिद्धांत को कोई नहीं मानता है। ठीक है, तो बहुत सारे सिद्धांत हैं, इसको कुछ लोग मानता है कुछ लोग नहीं मानता है। तो एक कारक सिद्धांत है, इसे बीने ने प्रतिपादित किया और इसका समर्थन टरमैन ने किया, लेकिन वास्तव में वर्तमान समय में इसका कोई मान्यता नहीं है। यूनिफैक्टर थ्योरी। अब नेक्स्ट चलते हैं बुद्धि के सिद्धांत नंबर 2 द्विकारक सिद्धांत यानी 2 फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन हैं। इसके अनुसार बुद्धि में 2 प्रकार के मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम
सामान्य मानसिक योग्यता यानी जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है। द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी एस, ठीक है। द्विकारक फैक्टर में क्या है, इसमें दो प्रकार के मानसिक योग्यता की आवश्यकता होती है। सामान्य योग्यता सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में पाई जाती है, जबकि विशिष्ट मानसिक योग्यता केवल विशिष्ट कार्यों से ही संबंधित होती है। प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य योग्यता के अतिरिक्त कुछ न कुछ विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती हैं। एक व्यक्ति में एक विशिष्ट योग्यता भी हो सकती है और एक से अधिक विशिष्ट योग्यताएं भी हो सकती हैं। इस प्रकार से द्विकारक सिद्धांत कंप्लीट होता है। दिए हुए चित्र में ओवरलैप करने पर संपूर्ण क्षेत्र जी कारक का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ठीक है। शेष दोनों परीक्षणों का स्वतंत्र क्षेत्र S1 और S2 द्वारा प्रदर्शित किया गया है। उपयुक्त चित्र से यह स्पष्ट है कि विशिष्ट योग्यता एक दूसरे से स्वतंत्र होती है तथा सामान्य योग्यता की आवश्यकता भी इन विशिष्ट योग्यताओं में पड़ती है, ठीक है। ये चित्र ऊपर में है, देखो यहाँ पर है। इसमें गौर से देखोगे तो यहाँ पर S2 है और यहाँ पर S1 है, ठीक है। यह है विशिष्ट कार्य के लिए। और जो बीच में है G, यहाँ पर G है। G संपूर्ण क्षेत्र है, इसका प्रतिनिधित्व दोनों, ठीक है। जो G है ये दोनों का ओवरलैप है, एक का और दूसरा का ओवरलैप हो गया, ये हो गया G। एक तरफ है S2 और एक तरफ है S1 और S2 और दोनों को ओवरलैप किया G, ठीक है। अब आते हैं आगे। ठीक है। बुद्धि के सिद्धांत नंबर 3, प्रतिदर्श नमूना सिद्धांत यानी सैम्पलिंग थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन ने किया। थॉमसन ने अपने प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के विरोध में किया। थॉमसन के अनुसार व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, परंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। यदि कोई एक बुद्धि परीक्षण भरवाया जाए तो बौद्धिक तत्वों का एक विशिष्ट प्रतिदर्शी सामने आता है। इसी प्रकार से यदि दूसरा परीक्षण भरवाया जाए तो बौद्धिक तत्वों का एक भिन्न प्रतिदर्श उस परीक्षण के सामने आएगा। ठीक है। प्रतिदर्श नमूना के अनुसार हम करेंगे, कुछ भी परीक्षण करेंगे तो नमूना के अनुसार है, तो ये हो गया सैम्पलिंग थ्योरी। ठीक है। विभिन्न संज्ञानात्मक अथवा बौद्धिक परीक्षणों में जो धनात्मक सहसंबंध पाए जाते हैं वह विभिन्न प्रतिदर्शों के अथवा योग्यताओं के नमूने की ओवरलैपिंग से स्पष्ट होता है। ठीक है। छोटे वृत्त विशिष्ट कारकों अथवा मानसिक योग्यताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि बड़े दोनों वृत्त जो परीक्षण का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। परीक्षण ए से 8 विशिष्ट कारकों के प्रतिदर्श प्रदर्शित किए गए हैं, जबकि बी से 11 विशिष्ट कारकों के प्रतिदर्शों का प्रदर्शन किया गया है। क्योंकि दोनों परीक्षणों में 6 विशिष्ट कारक समान हैं, अतः इनमें धनात्मक सहसंबंध है। चित्र देखोगे तो 2 सर्कल है, इस प्रकार से यहाँ ए है और दूसरा को बी बोला गया है, और दोनों का कॉमन में 6 है और यहाँ पर 6 और 2। ठीक है। और बी में यहाँ पर 6 और यहाँ पे 5,
तो ए में हो गया टोटल 8 और बी में हो गया 11 और दोनों का कॉमन में है 6। ठीक है, दोनों परीक्षण में 6 विशिष्ट कारक समान है और यह धनात्मक सहसंबंध है। ठीक है, बुद्धि के सिद्धांत का चौथा प्रकार है। बुद्धि के सिद्धांत का प्रकार चौथा समूह कारक सिद्धांत यानी ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थर्स्टन है। थर्स्टन का सिद्धांत बुद्धि का एक महत्वपूर्ण और मात्रात्मक सिद्धांत है। थर्स्टन ने अपने कारक विश्लेषण यानी फैक्टर एनालिसिस के आधार पर निम्न 7 मौलिक मानसिक योग्यताओं का पता लगाया है। तो समूह कारक सिद्धांत में थर्स्टन ने 7 मानसिक योग्यताओं का पता लगाया है। तो कौन कौन? ए है वाचिक भाषिक योग्यता, बी सांख्यात्मक योग्यता, सी वस्तु प्रेक्षण योग्यता, डी प्रत्यक्ष परक योग्यता, ई स्मृति योग्यता, एफ तार्किक योग्यता, जी बौद्धिक योग्यता। तो इस प्रकार से थर्स्टन ने 7 मानसिकताओं का पता लगाया है। आइए एक एक करके विस्तार से पढ़ते हैं। तो थर्स्टन के अनुसार 7 मौलिक मानसिक योग्यता का है। पहला वाचिक भाषिक योग्यता यानी वर्बल एबिलिटी। यह वह योग्यता है जिसकी सहायता से व्यक्ति शाब्दिक विचारों को समझता और उनका उपयोग करता है। बी संख्यात्मक योग्यता यानी नंबर एबिलिटी। यह वह योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति साधारण गणितीय प्रकारों जैसे जोड़ना, घटाना, गुणना, भाग आदि को करता है। अब थर्स्टन के तीसरा मौलिक योग्यता है सी वस्तु प्रेक्षण योग्यता यानी स्पेशियल एबिलिटी। इस योग्यता के द्वारा व्यक्ति वस्तु प्रेक्षण करता है तथा वस्तु प्रेक्षण संबंधों को समझता है, जैसे ज्यामितीय समस्याओं में। ठीक है, ये वस्तु प्रेक्षण योग्यता है। अब थर्स्टन के ऐसा चौथा मौलिक मानसिक योग्यता है प्रत्यक्ष परक योग्यता यानी परसेप्चुअल एबिलिटी। इस योग्यता के द्वारा व्यक्ति वस्तुओं को शीघ्र पहचानता है तथा उनका शुद्ध प्रत्यक्षीकरण करता है, जैसे पढ़ने के शब्दों को पहचानना। तो यह है प्रत्यक्ष परक योग्यता यानी परसेप्चुअल एबिलिटी। अब थर्स्टन के 5वां मौलिक योग्यता है ई स्मृति योग्यता यानी मेमोरी एबिलिटी। इस योग्यता के द्वारा व्यक्ति अधिगम करता है तथा प्राप्त सूचना का धारण करता है। यह है स्मृति योग्यता। अब पढ़ेंगे थर्स्टन का मौलिक सिद्धांत है एफ तार्किक योग्यता यानी रीजनिंग एबिलिटी। इस योग्यता के द्वारा व्यक्ति अमूर्त शब्दों का प्रत्यक्षीकरण करता है तथा उनका उपयोग करता है। अब हम थर्स्टन का 7वां मौलिक योग्यता जानेंगे जी शाब्दिक योग्यता यानी वर्ड एबिलिटी। इस योग्यता के द्वारा शब्दों के संबंध में व्यक्ति चिंतन करता है। थर्स्टन के बाद के अध्ययनों के आधार पर तर्क शक्ति में 2 योग्यताएं मानी गई है, आगमन योग्यता यानी इंडक्टिव एबिलिटी तथा निगमन योग्यता डिडक्टिव एबिलिटी। तो आगमन योग्यता और निगमन योग्यता किसमें आता है? शाब्दिक योग्यता में। इस प्रकार से थर्स्टन के 7 मौलिक मानसिक योग्यता का पता चलता है। पहला है वाचिक भाषिक योग्यता, बी संख्यात्मक योग्यता, सी वस्तु प्रेक्षण योग्यता, डी प्रत्यक्ष परक योग्यता, ई स्मृति योग्यता, एफ तार्किक योग्यता और जी शाब्दिक योग्यता। अब हम चौथा सिद्धांत पढ़ेंगे। चौथा कंप्लीट हो गया समूह कारक सिद्धांत, जिसमें थर्स्टन के सिद्धांत है
अब है फैब गिलबर्ट का सिद्धांत। गिलबर्ट ने क्या बोला है बौद्धिक सिद्धांत के बारे में। गिलबर्ट का सिद्धांत, गिलबर्ट थ्योरी। गिलफोर्ड ने बौद्धिक योग्यताओं के 5 मुख्य समूह बतलाए। गिलफोर्ड ने कितना समूह बतलाए? 5। ए है संज्ञान, बी अभिसारी चिंतन, सी अपसारी चिंतन, डी स्मृति, ए मूल्यांकन। ए संज्ञान कॉग्निशन। इस बौद्धिक योग्यता में खोज, पुनर्खोज जैसी योग्यताएं सम्मिलित हैं। बी अभिसारी चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग। यह वह बौद्धिक योग्यताएं हैं जिसके द्वारा एक व्यक्ति प्राप्त सूचना का उपयोग इस प्रकार करता है कि उपयुक्त उत्तर दे सके। सी अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। इस बौद्धिक योग्यता के द्वारा व्यक्ति विभिन्न दिशाओं में चिंतन करता है या खोज करता है। डी स्मृति मेमोरी। इस बौद्धिक योग्यता के द्वारा व्यक्ति संज्ञान कॉग्निशन के द्वारा जो कुछ ग्रहण करता है उसका धारण करता है। ए मूल्यांकन इवैल्यूएशन। इस योग्यता के द्वारा बुद्धि शुद्धता और उपयुक्तता आदि के संबंध में निर्णय लेता है। इस प्रकार से गिलफोर्ड का सिद्धांत है जो बौद्धिक योग्यता का 5 समूह है। ठीक है, कौन कौन? संज्ञान, बी अभिसारी चिंतन, सी अपसारी चिंतन, डी स्मृति, ए मूल्यांकन। इस प्रकार से गिलफोर्ड का सिद्धांत कंप्लीट होता है। अब छठा सिद्धांत पढ़ेंगे, पदानुक्रमिक सिद्धांत। पदानुक्रमिक सिद्धांत हायरार्कियल थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन के विचारों के समर्थक रहे हैं। इनमें वर्णन का नाम प्रमुख है। इस सिद्धांत में क्रमबद्धता के आधार पर सामान्य मानसिक योग्यता के 2 मुख्य वर्ग बताए गए हैं। प्रथम वर्ग में बुद्धि के प्रायोगिक शारीरिक कारक हैं तथा द्वितीय वर्ग में मौखिक, सांख्यिकी, शैक्षिक इत्यादि कारक हैं। 2 समूह हैं, 2 वर्ग। पहला वर्ग में बुद्धि के प्रयोग शारीरिक कारक है और दूसरा वर्ग में मौखिक, सांख्यिकी, शैक्षिक योग्यता कारक हैं। इस कारकों के आगे क्रम में विशिष्ट मानसिक योग्यताओं से संबंधित कारक हैं। इन कारकों का संबंध विभिन्न ज्ञानात्मक क्रियाओं से है। यह सिद्धांत भी कारक विश्लेषण यानी फैक्टर एनालिसिस पर आधारित है। यह है पदानुक्रमिक सिद्धांत हायरार्कियल थ्योरी। ठीक है, अब 7वां मॉडल है कैरोल का त्रिस्तरीय मॉडल, कैरोल्स 3 स्ट्रैटम मॉडल। कैरोल 3 स्ट्रैटम मॉडल यानी कैरोल का त्रिस्तरीय मॉडल। जॉन बी कैरोल ने बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल विकसित किया। ठीक है, अपने नाम पर मॉडल तैयार किया है। इस मॉडल के अनुसार मानसिक कौशल के 3 स्तर बतलाए गए हैं। सामान्य यानी जनरल, विस्तृत ब्रॉड कौशल, मेंटल स्किल। ठीक है, 3 स्तर है, कौन कौन? सामान्य जनरल, विस्तृत ब्रॉड कौशल, मेंटल स्किल। यह एक समाकलनात्मक मॉडल है जिसमें स्पीयरमैन, थर्स्टन तथा कैटलहॉर्न के सिद्धांतों के तत्वों को समन्वित किया गया है। ठीक है, यहाँ हम जनरल, ब्रॉड और नैरो इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर है सामान्य स्तर 3 जनरल स्टैंडर्ड, सामान्य बुद्धि जी कारक। ठीक है, विस्तृत स्तर 2 ब्रॉड, ठीक है, संकीर्ण स्तर 1 नैरो। यहाँ पे अलग अलग तरह का है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक प्रगति कार्य में तरल बुद्धि या ठोस बुद्धि आता है। क्षमता के अध्ययन में व्यक्त संज्ञानात्मक, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक तथा प्रगति कार्य में आता है। अलग अलग है, बटा हुआ, आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। 8वां सिद्धांत है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस।
गार्डनर ने इस सिद्धांत में यह स्पष्ट किया कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी यानी सिंगुलर न होकर बहुकारकीय होता है। ठीक है, तो कैसा कारकीय होता है? एक रूप का नहीं बल्कि बहुकारकीय होता है। उनके इस सिद्धांत का आधार उनके द्वारा न्यूरो मनोविज्ञान यानी न्यूरोसाइकोलॉजी तथा मनोमितिक विधियाँ यानी साइकोमेट्रिक मेथड के क्षेत्र में किए गए शोध हैं। ठीक है, ये है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। इसमें एक रूप न होकर के बहुकारकीय के रूप में जोर दिए हैं। गार्डनर ने मुख्य रूप से 7 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि का प्रयोग किया? 7 प्रकार की। 1998 में उन्होंने इसमें 8वां प्रकार तथा 2000 में उन्होंने 9वां प्रकार जोड़ा। इस प्रकार वर्तमान में गार्डनर के अनुसार बुद्धि के 9 प्रकार हैं। गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? तो गार्डनर के अनुसार बुद्धि के 9 प्रकार हैं। 1. भाषाई बुद्धि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। 2. तार्किक गणितीय बुद्धि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। C. स्थानिक बुद्धि स्पेशियल इंटेलिजेंस। 4. शारीरिक गतिक बुद्धि यानी बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। 5. सांगीतिक बुद्धि यानी म्यूजिकल इंटेलिजेंस। 6. व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि यानी पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस। 7. व्यक्तिगत अन्य बुद्धि यानी पर्सनल अदर्स इंटेलिजेंस। 8. प्रकृतिवादी बुद्धि यानी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। 9. अस्तित्ववादी बुद्धि यानी एग्जिस्टेंशलिस्टिक इंटेलिजेंस। इस प्रकार से गार्डनर के 9 प्रकार के बुद्धि यहाँ पर दिए गए हैं। अगला सिद्धांत है अस्टर्नबर्ग का सिद्धांत, अस्टर्नबर्ग थ्योरी। अस्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के मूल कौशल यानी बेसिक स्किल या घटक में बंटी होती है। प्रत्येक घटक के आधार पर व्यक्ति को कुछ विशेष सूचनाएं मिलती हैं जिनको वह संसाधित करता है, उनकी विवेचना करता है और समस्या का समाधान करता है। अस्टर्नबर्ग ने बुद्धि के त्रितंत्र का प्रतिपादन किया है जो इस प्रकार है। अस्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र का विस्तार किया है। ठीक है, त्रितंत्र का प्रतिपादन किया है। ये है विश्लेषणात्मक बुद्धि, बी सृजनात्मक बुद्धि, सी व्यवहारिक बुद्धि। तो अस्टर्नबर्ग के अनुसार 3 बुद्धि को हम पढ़ेंगे। अस्टर्नबर्ग के अनुसार ए विश्लेषणात्मक बुद्धि यानी एनालिटिकल इंटेलिजेंस। विश्लेषणात्मक बुद्धि के अनुसार विश्लेषणात्मक बुद्धि से तात्पर्य किसी समस्या समाधान में समस्या को उनके विभिन्न अंशों या भागों में बांटकर समाधान करने की क्षमता से होता है। इस ढंग की क्षमता का मापन बुद्धि परीक्षणों तथा शैक्षिक उपलब्धि परीक्षणों द्वारा होता है। इससे घटिके बुद्धि भी कहा जाता है। ठीक है, विश्लेषणात्मक बुद्धि। अस्टर्नबर्ग के अनुसार विश्लेषणात्मक बुद्धि में सूचना संसाधन क्षमता के कई इकाई जैसे किसी सूचना को संचित करने की क्षमता, उसका प्रत्याह्वान करने की क्षमता, सूचनाओं को अंतरित करने की क्षमता, समस्याओं के बारे में निर्णय लेने की क्षमता, अमूर्त चिंतन करने की क्षमता तथा चिंतन को निष्पादन कर में बदलने की क्षमता सम्मिलित होती है। अस्टर्नबर्ग के अनुसार ये सब क्षमता है। अस्टर्नबर्ग के अनुसार दूसरा बुद्धि है सृजनात्मक बुद्धि यानी क्रिएटिव इंटेलिजेंस। सृजनात्मक बुद्धि को अनुभवजन्य बुद्धि भी कहा जाता है। सृजनात्मक बुद्धि में वैसे मानसिक कौशल सम्मिलित होते हैं जिनकी आवश्यकता नई समस्याओं के समाधान में पड़ती है।
तथा व्यक्ति इसमें किसी समस्या के नए समाधान पर पहुंचने की कोशिश करता है। इस तरह की बुद्धि में बदलते पर्यावरण या संदर्भ के समय अनुकूलन करने की क्षमता सम्मिलित होती है। ठीक है। अब सी प्रकार का बुद्धि है व्यवहारिक बुद्धि यानी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। इस प्रकार की बुद्धि को संदर्भात्मक बुद्धि भी कहा जाता है। व्यवहारिक बुद्धि यानी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, इस प्रकार की बुद्धि को क्या कहा जाता है? संदर्भात्मक बुद्धि। इस तरह की बुद्धि में वैसी क्षमता सम्मिलित होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी जिंदगी में सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाता है जिससे उसे अधिकाधिक लाभ हो पाता है। इस प्रकार की बुद्धि में व्यक्ति में अपने वातावरण को एक खास ढंग से मोड़ने की क्षमता तथा परिवर्तित परिस्थितियों के साथ अपने आप को ठीक ढंग से समायोजित करने की क्षमता इत्यादि सम्मिलित होती हैं। इस प्रकार से ये अष्टनबर्ग का तीनों बुद्धि कंप्लीट होता है। ए है विश्लेषणात्मक बुद्धि, बी सृजनात्मक बुद्धि, सी व्यवहारिक बुद्धि। अब आते हैं बहुआयामी बुद्धि यानी मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। थर्स्टन एवं कैली नामक वैज्ञानिकों ने बताया कि बुद्धि का निर्माण प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के द्वारा होता है। ठीक है। कैली के अनुसार बुद्धि का निर्माण इन योग्यताओं से होता है: वाचिक योग्यता, गामिक योग्यता, सांख्यिकी योग्यता, यांत्रिक योग्यता, सामाजिक योग्यता, संगीतात्मक योग्यता, स्थानिक संबंधों के साथ उचित ढंग से व्यवहार करने की योग्यता, रुचि और शारीरिक योग्यता। ठीक है। अब थर्स्टन का मत है कि बुद्धि इन प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह होता है: प्रत्यक्षीकरण संबंधी योग्यता, तार्किक व वाचिक योग्यता, सांख्यिकी योग्यता, स्थानिक या दृश्य योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता, स्मृति संबंधी योग्यता, आगमनात्मक योग्यता और निगमनात्मक योग्यता। इस प्रकार से बहुआयामी बुद्धि के बारे में हमें समझ में आता है। अब पढ़ेंगे परीक्षोपयोगी तथ्य। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बुद्धि एक सामान्य मानसिक क्षमता यानी जनरल मेंटल एबिलिटी है। इसे कई तरह की क्षमताओं का एक संपूर्ण युग माना गया है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। ठीक है। तो इस प्रकार से बुद्धि का परिभाषा हुआ कि बुद्धि कई तरह के क्षमताओं का संपूर्ण योग है। इसमें व्यक्ति है बुद्धि के द्वारा उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है। ठीक है। विवेकशील चिंतन करता है, वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित कर लेता है, बुद्धि का परिभाषा है। ठीक है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं: सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? बुद्धि के 3 प्रकार: सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। ठीक है। मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की अभिव्यक्ति बुद्धिलब्धि या IQ के रूप में की है। मानसिक आयु यानी मेंटल एज को तैथिक आयु क्रोनोलॉजिकल एज से विभाजित करके उसमें 100 से गुना करने के बाद जो मान प्राप्त होता है उसे बुद्धिलब्धि कहा जाता है। ठीक है। ठीक है। बुद्धिलब्धि में क्या है? मानसिक आयु बटा तैथिक आयु, और इसे 100 से गुना कर देने पर बुद्धिलब्धि प्राप्त हो जाता है, यानी IQ इंटेलिजेंस क्वोशेंट का वैल्यू निकल जाता है। बुद्धि की माप भिन्न भिन्न तरह के परीक्षणों द्वारा की जाती है। इन परीक्षणों में बिने-साइमन परीक्षण यानी बिने-साइमन टेस्ट, वेसलर बुद्धि परीक्षण यानी वेसलर इंटेलिजेंस टेस्ट, कैटेल संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण, रैवेन प्रोग्रेसिव
मैट्रिसेज इत्यादि मुख्य हैं। ठीक है। मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि परीक्षणों को कई भागों में बांटा है, बहुत सारे भागों में बांटा है, जिनमें मुख्य है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण और आभासी बुद्धि परीक्षण। इस प्रकार से बुद्धि परीक्षणों को अलग अलग समूहों में अलग अलग परीक्षण के द्वारा माप दिया गया है। मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए दो तरह के प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, कारक सिद्धांत तथा प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। ठीक है, दो तरह का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। कौन कौन? पहला है कारक सिद्धांत और दूसरा है प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। कारक सिद्धांत में स्पीयरमैन का सिद्धांत, थर्स्टन का सिद्धांत, थॉर्नडाइक एवं गिलफोर्ड का सिद्धांत तथा पदानुक्रमिक सिद्धांत को रखा गया है। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के प्रकार को दो कारकों में बांटा, कारक सिद्धांत और दूसरा प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। कारक सिद्धांत में कौन कौन सिद्धांत रखा गया है? स्पीयरमैन का सिद्धांत, थर्स्टन का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत तथा पदानुक्रमिक सिद्धांत। ठीक है, अब आते हैं प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत में पियाजे का सिद्धांत, स्टर्नबर्ग का सिद्धांत, जेनसन का सिद्धांत प्रमुख है। ठीक है, तो प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत में कौन कौन सिद्धांत आते हैं? पियाजे का सिद्धांत, स्टर्नबर्ग का सिद्धांत और जेनसन का सिद्धांत। बहुआयामी सिद्धांत में थॉर्नडाइक एवं गिलफोर्ड के सिद्धांत को रखा गया है। अब बहुआयामी सिद्धांत किससे रखा गया? थॉर्नडाइक का सिद्धांत और गिलफोर्ड का सिद्धांत। पियाजे के अनुसार बुद्धि एक ऐसी अनुकूली प्रक्रिया है जिसमें जैविक परिपक्वता का पारस्परिक प्रभाव तथा वातावरण के साथ की गई अंतःक्रिया दोनों ही सम्मिलित होते हैं। ठीक है, पियाजे का मत था कि बौद्धिक विकास संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है, जैसे प्रकृति के नियमों को समझना, व्याकरण के नियमों को समझना तथा गणितीय नियमों को समझना इत्यादि। ये पियाजे का मत है। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान में तरल बुद्धि से तात्पर्य ऐसी समस्याओं के समाधान करने की क्षमता से है जिनके बारे में पहले से कोई ज्ञान न हो, जबकि क्रिस्टलीय बुद्धि बौद्धिक कौशल, ज्ञान और अनुभव का उपयोग करने की क्षमता है। बुद्धि के तरह क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादन रेमंड कैटेल ने किया। ठीक है, डैनियल गोलमैन का संबंध संवेगात्मक बुद्धि से है। संवेगात्मक बुद्धि व्यक्तियों की अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचान करने की क्षमता है। इसके द्वारा कोई व्यक्ति भावनात्मक जानकारी का उपयोग सोच और व्यवहार के मार्गदर्शन के लिए करता है तथा वातावरण के अनुकूल होने के लिए भावनाओं को समायोजित करता है। वर्तमान समय में संवेगात्मक बुद्धि किसी व्यक्ति के ज्ञान, कौशल एवं योग्यता की महत्वपूर्ण सूचक बन गई है। ठीक है, अब हम आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। यह संज्ञानात्मक क्षमता के 5 कारकों तरल तर्क शक्ति यानी फ्लूइड रीजनिंग, ज्ञान नॉलेज, मात्रात्मक तर्क शक्ति कोशिएटिव रीजनिंग, दृश्य स्थानिक प्रसंस्करण यानी विजुअल स्पेटियल प्रोसेसिंग तथा कार्य स्मृति वर्किंग मेमोरी का मापन करता है। वर्ष 1973 में प्रोफेसर चंद्रमोहन भाटिया द्वारा भाटिया बैटरी परीक्षण का प्रयोग व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में किया गया था। इस बुद्धि परीक्षण के 5 बौद्धिक उप परीक्षण क्रमशः कोहज ब्लॉक टेस्ट, पास एलॉन्ग टेस्ट, आकृति निर्माण टेस्ट, तात्कालिक स्मृति टेस्ट तथा एवं तस्वीर निर्माण टेस्ट तथा यह भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है या कहलाता है। इस प्रकार से हमारा बुद्धि निर्माण तथा बहुआयामी बुद्धि का
यह वीडियो कंप्लीट होता है। यदि आप लुसेंट चाइल्ड डेवलपमेंट यानी लुसेंट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अन्य वीडियो नहीं देखा है तो कृपया कर वे वीडियो अवश्य देख लें। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो अन्य वीडियो भी ज़रूर देख लें और दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।